हेलो स्टूडेंट, आखिरकार वह समय आ ही गया जब आप लोगों को अपना पूरा परफॉर्मेंस देना है। तो मैं बात कर रहा हूँ आप लोग के कल जो बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला है क्लास 10 का बीएससीबी का, जो 17/2/2022 से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आप लोगों को या फिर आप लोगों ने अभी तक जो कुछ भी पढ़े हैं वहाँ उसे परफॉर्म करना है। तो स्वागत है आप सभी का इस ब्यूटीफुल से यूट्यूब चैनल बुक सजेशन पे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करना ना भूलें, ठीक है, और लाइक भी करना है। तो मैं आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में कंप्लीट मैथ का फॉर्मूला लाया हूँ। क्लास 10 का बीएससीबी क्लास 10 का मैं कंप्लीट फार्मूला क्लास 10 का मैथ का कंप्लीट फार्मूला लेकर के आया हूँ, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में आप लोगों को फार्मूला के साथ साथ मैं कुछ ट्रिक भी दूंगा, ठीक है ना, जिस ट्रिक को आप लोगों को अच्छे से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये प्यारा सा वीडियो, और आप लोगों को ध्यान से समझते रहना, क्योंकि आई होप, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये सारे के सारे फार्मूले पते होंगे, ठीक है ना। आप लोग ये सारे के सारे फार्मूला पहले से ही पता होगा, बट मेरा इस वीडियो को लाने का मतलब ये है कि जैसे कल आप लोग एग्जाम देने जाएंगे, किसी का फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होगा, किसी स्टूडेंट का सेकेंड सिटिंग में एग्जाम होगा, तो इस वीडियो को लाने का पूरा मकसद ये है कि आप लोग का एक बार ओवरव्यू रिकॉल हो जाए, ठीक है ना। फार्मूला मैथ्स के ऐसे ऐसे फार्मूले होते हैं जिसको याद करना, लर्न करना, ठीक है ना, या फिर बार बार पढ़ते रहना जरूरी होता है। तो मैं एग्जाम के एक दिन पहले आपको ये वीडियो देखना इसलिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम से पहले मैथ को रिकॉल करना पड़ता है, ठीक है ना। इसके ऑब्जेक्टिव बहुत सारे फार्मूले के थ्रू बनते हैं। सो इसलिए फार्मूला को आप लोग ध्यान से समझेंगे, और इसके बीच में जो कुछ भी ट्रिक बताया जाएगा आप लोगों को उस ट्रिक को अच्छे से समझना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्लास 10 का सबसे फर्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है? क्लास 10 का सबसे फर्स्ट चैप्टर आप लोग का वास्तविक संख्या है, यही है ना फर्स्ट चैप्टर आप लोग का। तो वास्तविक संख्या में सबसे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा अभी तक में? आई होप, मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने अभी तक परिमेय संख्या पढ़ चुका होगा। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? सिंपल में P/Q। देखिए, मैं इस वाले पीडीएफ को आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर से जाकर के आप इस पीडीएफ को एक बार अपने से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, लेकिन वैसे समझ में नहीं आएगा पीडीएफ। देखिए, पीडीएफ के थ्रू अगर आप पढ़ लेंगे तो बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वीडियो को देखने का मतलब ये होता है कि अगर आप वीडियो को देखेंगे, उसके साथ मैं जो कुछ भी आप लोग को बताते जाऊंगा, इसके बीच में जितनी भी सारी ट्रिक होंगी इन सारी चीज़ों को समझने की, तो वीडियो को देखना जरूरी होता है। तो सबसे पहले आप वीडियो को देखें। ये वीडियो अधिक मैक्सिमम लंबा नहीं जाएगा, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को शॉर्ट में बनाऊं, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग का एग्जाम का टाइम भी है, ठीक है ना, और आप लोग को रेस्ट भी करना है। सो तो आप लोग को अधिक प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं इस वीडियो को शॉर्ट बनाने की कोशिश करूंगा, शॉर्ट में रखूंगा। और बात, पहले आप लोग इस वीडियो को कंप्लीटली देखें, उसके बाद फिर आप लोग पीडीएफ जाकर के एक बार जरूर से जरूर पढ़ लें, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, आप लोगों को परिमेय संख्या के बारे में पता ही होगा कि वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आई गई होगी। जहां P तथा Q क्या होता है? हमारा एक पूर्णांक होता है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये परिमेय संख्या के बारे में बेसिकली आप लोगों को पता होगा, तो इसमें अधिक समय वेस्ट नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट आप लोग के लिए क्या लाया गया, अर्थात, और यहाँ पे कुछ बताया गया कि P और Q दोनों क्या पूर्णांक हो, लेकिन Q कभी भी शून्य ना हो। P और Q दोनों पूर्णांक हो, लेकिन Q जो होता है वो हमारा कभी भी शून्य ना होना चाहिए। जैसे कि 4 हो गया, 1.77 2/3, ये सब क्या होता है? हमारा परिमेय संख्या के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट बोला जा रहा अपरिमेय संख्या, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसका उल्टा हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। और जहां P तथा Q हो हमारा पूर्णांक, और इसमें भी Q डज नॉट इक्वल टू 0, जैसे इसमें क्या आ जाएगा? √2 हो जाएगा, 5 + √3 आ जाएगा, √2 5, एनी एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं। तो ये आपका अपरिमेय संख्या था। तो इसके बारे में आई होप आप लोग को पता होगा, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट है, एक इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों के लिए अच्छे से लेकर के आया हूँ। ये कौन सा? तो HCF और LCM के सूत्र। HCF और LCM के सूत्र आप लोग को इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ आप लोगों के ऑब्जेक्टिव आते हैं, और कभी कभी 2 मार्क्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो लॉस ऑफ बराबर क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF। मैं इस वीडियो में आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। इस वीडियो का मकसद है आप लोगों को शॉर्ट में, सिंपल में, फटाफट आप लोगों को टोटल का टोटल मैथ का फॉर्मूला रिकॉल करवाना, रिवीजन करवाना। सो तो लॉस ऑफ बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF होता है, ठीक ना, भाग में जिसको कह सकते हैं। अब लॉस गुना मॉस क्या होगा? अगर इसको चेंज करेंगे तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या हो जाएगा, और अगर पहली संख्या निकालने के लिए बोला जाए तो LCM गुना HCF भागा दूसरी संख्या हो जाएगा। अगर मॉसो निकालने बोला जाए तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या भागा LCM हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरी संख्या। तो ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, तो वहां से पढ़ लेंगे। ये सब सिंपल में, इसमें कुछ ट्रिक बताने वाली नहीं है आप लोगों को।
तो नेक्स्ट है आप लोग का यहाँ पर से यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। ये यूक्लिड विधि से तो आप लोग को पता ही होगा कैसे क्या होता है। तो दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए गए हों और इसके अद्वितीय पूर्ण q और r हों, तो इसमें a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है। और जहाँ ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना, जहाँ क्या होता है ए बराबर क्या होता है, सबसे पहली बात तो बी इंटू क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। और आर जो हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए और बी से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आर हमारा, ये आर जो है ये जीरो से बड़ा और बी से हमारा छोटा होना चाहिए। ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका होती है। तो ये था आप लोग का फर्स्ट चैप्टर का क्या कहते हैं, फर्स्ट चैप्टर आपका कौन सा था, वास्तविक संख्या था। इसके बारे में आप लोग का फर्स्ट चैप्टर का पूरा आई होप कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का सेकंड वाला आता है यहाँ पे बहुपद का, इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है ना। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे क्लास 10 के बहुपद फॉर्मूला कौन कौन से थे पॉलिनोमियल में। तो सबसे पहले आप लोग का क्या आता है, रैखिक बहुपद के बारे में आता है। रैखिक बहुपद में क्या होता है बच्चे, रैखिक बहुपद में होता है पी एक्स बराबर होता है ए एक्स प्लस बी होता है, पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी होता है। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स कि ए जो है हमारा, सॉरी फॉर ए हमारा यहाँ पे क्या है, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। पहली बात तो पी एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी होना चाहिए रैखिक बहुपद के लिए, और ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। समझ में आ गई बात आप लोगों को। तो पी एक्स का शून्यक एक होता है माइनस बी बाई ए। इसका मतलब समझिए, आप लोगों को पता होगा कि जब इसका शून्यक निकालते होंगे तो कैसे निकालते हैं, माइनस बी बाई ए। इस देखिए, इसको आगे भी अभी मैं बताऊंगा कैसे क्या होता है, ठीक है ना। इसके बारे में यहाँ पे अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया कि कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा, रैखिक बहुपद के बारे में। अब दूसरा द्विघात बहुपद के बारे में, ठीक है। अब इसके बारे में आप लोग ध्यान से देखेंगे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। तो द्विघात बहुपद में आप लोगों को अब देखना है यहाँ पे द्विघात बहुपद में क्या क्या बोला जा रहा है। सबसे पहली बात, जब रैखिक बहुपद था तो आप लोग का यहाँ पे क्या देखे थे, आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था, रैखिक बहुपद के लिए इक्वेशन क्या था, रैखिक बहुपद के लिए हमारा समीकरण था यहाँ पे कि पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी था, यही था ना। अब द्विघात बहुपद के लिए क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद के लिए होगा तो हमारा यहाँ पर कुछ इक्वेशन बढ़ेगा। तो इक्वेशन में हमारा यहाँ क्या आ जाता है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आता है, यही आता है ना, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आता है। और जहां पे हमारा a डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए पहले की तरह, ठीक है। और इसका शून्य क्या था, 2 आता है। रैखिक बहुपद में हमेशा ध्यान रखना, देखिए एक ट्रिक यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना। चलिए मैं ट्रिक के बारे में बता रहा हूँ यहाँ पे, क्या बताने वाला हूँ कि जब भी कोई रैखिक रहे, रैखिक का मतलब क्या हो गया, रेखिक का मतलब होता है एक हमेशा, रैखिक का मतलब क्या हो गया, एक हो गया आपका। और द्विघात रहे, द्विघात रहे मतलब कि दो, द्वि का मतलब क्या था, 2, तो इसमें हमारा 2 शून्य करेगा हमेशा। रैखिक में 1 शून्य रहता है, रैखिक में कितना शून्य रहता है, 1 शून्य रहता है, और द्विघात में हमारा 2 शून्य हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप लोग ध्यान लगाएंगे तो त्रिघात अगर आएगा, क्या आ जाएगा, त्रिघात आ जाएगा, तो उसमें हमारा क्या आ जाएगा, 3 शून्य आ जाएगा। तो चलिए उसी के बारे में बता रहा हूँ। देखिए इन्हीं सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना, जैसे जैसे मैं आप लोग को यहाँ पे ट्रिक बताते जाऊँगा। तो इसका शून्य को हम लोग कैसे कैसे डिनोट कर सकते हैं, तो एक शून्य हमारा अल्फा होता है और दूसरा क्या होता है, हमारा बीटा होता है। तो इसके बारे में पता होगा आप लोग को, अल्फा और बीटा के बारे में। अगर शून्यक निकालने के लिए बोला जाए, अगर दो अल्फा और बीटा का शून्यक हो, तो इसके लिए सबसे पहला फॉर्मूला क्या था हमारा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, अच्छा प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ पे मिस्टेक है, बी स्क्वायर माइनस 4 AC आता है, क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 4 AC आता है, बी स्क्वायर माइनस 4 AC बाई 2a होगा। तो शून्यकों का अगर योगफल निकालने के लिए बोला जाए, आप लोगों को पहले से भी पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, बताइए आप लोग बताइए, फटाफट बोलिए। एग्जाम आप लोगों का कल है तो आप लोगों को बताना होगा अभी, ठीक है ना, क्योंकि जैसे जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो जितने भी सारे फॉर्मूले आप लोगों को पता है, जिस जगह आप लोग बैठे हुए, जिस पोजीशन पे बैठे हुए, उसी पोजीशन पे बैठ करके आप लोगों को मेरे साथ साथ बोलना है, तभी तो आप लोगों को दिमाग में, देखिए किसी भी चीज़ को लर्न करने का 3 प्रोसेस होता है। जो चीज़ आप बोलते हैं तो उन हमारे आसपास क्या है, हमको अगर मैं कुछ भी बोल पा रहा हूँ, ठीक है ना, या फिर आप कुछ बोल पा रहे तो किसी और को सुनाई देता है, तो कैसे सुनाई देता है, हवा के माध्यम के द्वारा सुनाई देता है। तो जो कुछ भी आप लोग बोल के पढ़ेंगे तो वो उसका क्या होता है, अपने दिमाग के साथ पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना, और तब आप लोगों को पता चलता है, मतलब तब आपके दिमाग में वो चीज़ सेट हो जाता है। तो आप लोग मेरे साथ बोलेंगे, फॉर्मूले को बोलेंगे अच्छे से कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो ये इसका योगफल का, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई होता है। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में अगर बताया जाए कि अल्फा इंटू क्या बोला जा रहा है, अल्फा इंटू, अच्छा अल्फा प्लस बीटा के बारे में तो पता चल गया। अगर गुणनफल निकालने के लिए बोला जाए अल्फा इंटू बीटा का, 1 मिनट, तो मैं यहाँ पे आप लोग को बता रहा था कि
इसका गुणनफल के बारे में। अगर अल्फा इंटू बीटा हो जाए, अगर गुणनफल निकालने के लिए बोला जाए तो क्या हो जाता है, सी बाय ए हो जाता है। ये फॉर्मूला साथ साथ बोलिए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए होता है। अभी तक में आप लोगों ने क्या क्या जाना है, सबसे पहली बात, अगर शून्यकों का योगफल निकालने के लिए बोला जाए, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है, क्या होता है बोलिए, माइनस बी बाय ए हो जाता है, ठीक है। और अगर इसका गुणनफल निकालने के लिए बोला जाए, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो सी बाय ए होता है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी बाय ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को उसी चीज़ों के बारे में बताया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाय ए होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और चीज़ें लिखी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू अल्फा माइनस एक्स इंटू बीटा माइनस एक्स। ये एक ट्रेंड होता है लिखने का इसको, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द्विघात के बाद क्या आएगा, आप अपना त्रिघात बहुपद आएगा। त्रिघात बहुपद में उसी तरीके से होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, और इसके 3 शून्यक होंगे, जैसा मैं आप लोग को पहले बता चुका था। अगर अब इसके 3 शून्यक होंगे तो मैं यहाँ पे आप लोग को क्या लेना पड़ेगा, तो सबसे पहले अगर 2 शून्यक होता था तो क्या लिया करते थे आप लोग, अल्फा और बीटा लिया करते थे। अगर 3 शून्यक हो जाए तो इसमें क्या आ जाएगा, ऐड हो जाएगा गामा, क्या आ जाएगा, गामा आ जाएगा, ठीक है ना। तो त्रिघात बहुपद में हम लोगों को क्या क्या लेना है, इसका कांस्टेंट टर्म अल्फा बीटा और गामा लेना, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, अगर इन तीनों का योगफल हो, मतलब कि शून्यकों का योगफल के बारे में अगर बोला जाए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे आप लोग का माइनस ऑफ बी बाय ए होता है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है, ठीक है। और अगर इनका गुणनफल बोला जाए तो गुणनफल कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या होगा, हम लोग का सी बाय ए हो जाएगा। क्या होगा, सी बाय ए। अब देखिए यहाँ पे कैसे, अगर आपको 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 2 मार्क्स में आप लोग को डिफाइन करना कैसे, तो फॉर्मूला को तो आप लोग को पता है कि बी बाय ए माइनस बी बाय ए हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला माइनस बी बाय अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का फॉर्मूला सी बाय हो जाएगा। अब ध्यान देंगे आप लोग कि यहाँ पर जो आप लोग का बी है, क्या है, ध्यान देंगे, आपका यहाँ पे दिया गया है अल्फा प्लस अल्फा और बीटा का, ठीक है ना। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये बी जो है, बी किसका गुणनफल है, बी किसका गुणांक है, यहाँ एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक डिवाइड, एक्स स्क्वायर का गुणांक डिवाइड ए किसका हमारा मल्टीपल है, ए सॉरी एक्स, ये जो ए है एक्स क्यू का मल्टीपल है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू, ठीक है। अगर उसी तरीके से मल्टीपल का, सॉरी, अगर यहाँ पे आप लोग क्या कहते हैं, गुणनफल का निकालेंगे, किस चीज़ का गुणनफल का निकालेंगे, तो ये किसका हो जाएगा, सी किसका हमारा यहाँ पे एक्स का मल्टीपल है, और ए किसका है, तो एक्स क्यूब का मल्टीपल है, तो एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक हो जाएगा यहाँ पे। और सिमिलर वे में उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा, अचर पद बटे एक्स क्यू का गुणांक। अब अचर पद क्या हो जाएगा हमारा, सी, अचर पद क्या हो जाएगा आप लोग का, देखिए यहाँ पे जिस तरीके से निकाला गया है एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक, तो वही हो जाएगा अचर पद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा सी बाय ए हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या हो जाता है, सी बाय ए ही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, अब 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, ये चीज़ आप लोग को एक बार थोड़ी समझ लेना है कि किसी समीकरण में उपस्थित 2 चर क्या कहलाते हैं, रैखिक समीकरण कहलाते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं, ठीक है ना। और यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो, ठीक है ना, जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए बराबर 0 नहीं हो और बी बराबर 0 नहीं हो, तो ए बी सी अचर तथा एक्स वाई क्या होता है, चर हो, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन होता है कुछ। अब देखें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये कंडीशन के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, वहाँ जो ऊपर में दिया गया था कंडीशन आप लोग को, कि रैखिक समीकरण को लेखा चित्र एक सरल रेखा में होती है, ठीक ना, का लेखा चित्र एक सरल रेखा में होता है, रैखिक समीकरण हमेशा एक सरल रेखा में होती है, तो आप लोग को पहले से ही पता होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, सेकेंड पॉइंट पे ध्यान देंगे कि एक्स इक्वल टू सी, एक्स बराबर सी, जहां सी का क्या हमारा अचर है, सी क्या हमारा अचर है, तो इसका वाई अक्ष के समानांतर क्या होता है, एक सरल रेखा होती है। एक्स बराबर अगर सी हो, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को फिगर ड्रॉ करूँ, फिगर ड्रॉ करने के लिए 1 मिनट, पहली बात कि फिगर ड्रॉ कर, जैसे कि देख लीजिए ये हमारा क्या था, ये आप लोग इसके क्वाड्रेंट के थ्रू समझेंगे। सबसे पहली बात ये हमारा एक्स एक्सिस आता और ये हमारा वाई एक्सिस आता, इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि x बराबर सी हो, अगर x बराबर सी हो जहाँ c कोई क्या अचर है, तो इसका आलेख कैसा होगा, इसका y के किसके, y अक्ष के क्या हो जाता है, समानांतर हो जाता है, y अक्ष के समानांतर हो जाता है। अगर x बराबर क्या हो, c हो, अगर x बराबर c हो तो ये y अक्ष के समानांतर हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट में क्या बोला जा रहा है आप लोगों को, तीसरा पॉइंट में आप लोगों को बोला जा रहा है कि अगर y बराबर सी हो, क्या, अगर y इक्वल टू सी हो जाए तो x हमारा क्या होता है, तो ये x अक्ष के समानांतर होती है। अगर y बराबर सी हो जाए तो ये किसके समानांतर होती है, x अक्ष के समानांतर होती है, ठीक है ना।
तो मुझे आशा है कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगी। क्या क्या मैं आप लोग को अभी तक बताया कि अगर x क्या हो, अगर x इक्वल टू सी हो, अगर x इक्वल टू सी हो तो ये y अक्ष के समानांतर होती है, ठीक है। और अगर यहाँ पे y इक्वल टू सी हो तो ये कैसा होता है, x अक्ष के समानांतर होता है, ये x अक्ष के समानांतर होता है, ठीक है ना। अब देखिए फोर्थ पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, अगर x इक्वल टू जीरो हो तो y अक्ष हो जाएगा और y इक्वल टू जीरो तो x अक्ष हो जाएगा। ये तो आप लोगों को पहले से पता होगा। तो आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग को यहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है। अब देखिए आप लोग को एक समीकरण आता है सॉल्व करने के लिए कि रैखिक समीकरण का हल हम लोग कितने तरीकों से कर सकते हैं। तो रैखिक समीकरण का हल आप मतलब मुझे पता होगा कि आप लोग किस ये कुछ कुछ ऐसे तरीके होते हैं, जैसे कि विलोपन विधि के द्वारा आप लोग कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा कर सकते हैं, ब्रज ग्रंथखंड विधि द्वारा कर सकते हैं। ये सब कुछ अलग अलग प्रोसेस है जिसके थ्रू आप लोग रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। तो इसके बारे में अधिक कुछ नहीं जानना है, तो इसके बारे में आप लोग को पहले से पता होगा। चलिए ये देखिए, अभी तक मैं आप लोग को 2 चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूँ। देखिए कितने कम समय में आप लोग को पूरा का पूरा कंटेंट दिया जा रहा है। फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर आप लोग का खत्म हो चुका। अब थर्ड चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होने वाला आप लोग का द्विघात समीकरण का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही सेकेंड चैप्टर है आप लोग का। तो ये सेकंड चैप्टर आप लोग का यहाँ पर से स्टार्ट होने वाला। ध्यान देंगे आप लोग कि क्या बोला जा रहा है कि चर x में समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के प्रकार को क्या कहते हैं हम लोग, द्विघात समीकरण का। मतलब कि ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो को ही हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। और जहां क्या हो कि a डज नॉट इक्वल टू, जहाँ क्या हो a डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। a डज नॉट इक्वल टू जीरो और a b और c क्या हो, अचर राशियाँ हो। तो ये द्विघात समीकरण का इंट्रोडक्शन था। अब देखिए इसका मूल मतलब कि पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट वाला चीज़ क्या है इसमें, मूलों की प्रकृति। ये इंपॉर्टेंट आप लोग का द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होती है। अगर समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो हो तो इसका विवक्तर क्या होता है। विवक्तर के बारे में आई होप आप लोग को पता होगा विवक्तर के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग को बताया जा रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यदि विवक्तर क्या हो, यहाँ पे फिर से ध्यान देंगे कि विवक्तर क्या हो, बी स्क्वायर क्या हो, विवक्तर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। तो समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, ठीक है ना। क्या बोला गया आप लोग को, फिर से ध्यान देंगे एक बार फिर से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो हो और उसका विवक्तर क्या हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो हो, तो समीकरण के कितने 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, कितने 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं द्विघात समीकरण का एक फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जा चुका है कि द्विघात समीकरण का मेन फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a होता है, यही होता है ना। तो आप लोग को ये फॉर्मूला अभी का भी 2 बार बोलना है कि माइनस द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस डी इक्वल टू माइनस बी, सॉरी डी इक्वल टू सबसे पहली बात तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। और उसके बाद जब आप लोग यहाँ पर निकालते हैं द्विघात समीकरण के लिए कोई भी इक्वेशन, तो बी माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए इसको मैं फिर से यहाँ पे आप लोगों को फ्रेश पेज में पहले यहाँ मैं आप लोगों को बताऊँ अच्छे से कि यहाँ पे फॉर्मूला के बारे में आप लोगों को द्विघात समीकरण अगर निकालना तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac बटे 2a होता है, यही होता है ना। तो आप लोग इस वाले फॉर्मूले को अभी 2 टाइम्स फटाफट लर्न करेंगे, 2 टाइम्स, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है आप लोग को। यहाँ पे बोला जा रहा है कि द्विघात समीकरण माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a में समीकरण बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर अगर जीरो हो तो मूल हमारा कैसा होता है, वास्तविक और समान होगा। ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ये 3 पॉइंट आप लोग को ऑब्जेक्टिव में खास तौर पे पूछा जाता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो हो तो हमारा मूल कैसा होता है, वास्तविक और समान होता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो हो तो मूल कैसा होता है, काल्पनिक होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो हो, ठीक है ना, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा हो तो मूल कैसा होता है, वास्तविक और असमान होगा। तो इस 3 पॉइंट को फटाफट आप लोग अभी का अभी पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट में आप लोग को इससे रिलेटेड कुछ, जैसे कि देखिए अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग किसको बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा को बोला जाता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए होता है, माइनस ऑफ एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अब मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, सी बाई ए होता है अल्फा इंटू बीटा। तो इन सारी चीज़ों पे मैं पहले ही आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे की और क्या बोला जा रहा है। अब देखिए द्विघात समीकरण में
एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि अल्फा क्या होता है, अल्फा हमारा माइनस ऑफ बी प्लस माइनस प्लस। देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग डिफाइंड करूँ तो अल्फा के लिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि माइनस ऑफ बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a बताया जा रहा है, ठीक है। और अगर ये आपका अल्फा के लिए हो गया और ये आपका बीटा के लिए हो जाता है, ठीक है ना। बीटा के लिए होता है माइनस ऑफ बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a था, मतलब दोनों को अलग अलग यहाँ पे कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है। फटाफट आप लोगों को एक बार में फटाफट यहाँ पे रिवीजन करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर भी अधिक से अधिक करें ताकि आपके जितने भी सारे फ्रेंड है, जितने भी सारे ग्रुप है आपके फ़ोन में, जितने भी सारे ग्रुप आपने अपने व्हाट्सएप में बनाए होंगे उन सारे के सारे ग्रुप में इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उन सभी फ्रेंड जो आपके करीबी दोस्त हैं उनको भी इसकी मदद मिल सके, ठीक ना। इससे मदद मिल सके उन लोग को एग्जाम में, कल के एग्जाम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो आप लोग के लिए। अब देखिए सबसे पहले अभी तक मैं आप लोगों को लगभग तीसरा चैप्टर खत्म करने वाला हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड और थर्ड खत्म करने वाला हूँ। इसमें से एक इंपॉर्टेंट अभी फॉर्मूला लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए कि अंक गणित के महत्वपूर्ण फॉर्मूले, जिसको बहुत से बच्चों को ये फॉर्मूले अभी तक लर्न नहीं होते हैं, ठीक है ना। अभी तक ये फॉर्मूले बहुत से बच्चों को याद ही नहीं होते हैं। तो फटाफट इसको अभी का अभी जैसे ही मैं आप लोग को बताऊं तो अभी का अभी इसको याद करना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बताइए। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। उसी तरीके से अगर बोला जाए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। और a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ऐसे ऐसे 2 मार्क्स या फिर क्या कहते हैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो गए जिसमें इन सारे फॉर्मूलों का यूज किया जाता है, ठीक है ना। और x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। देखिए इसमें से मैं कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में यहाँ पे मैं बस बताऊंगा आप लोगों को। a प्लस बी का होल क्यूब के बारे में क्या होता है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। और इसको हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब को कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, कैसे लिख सकते हैं 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या क्या हो गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3b प्लस a प्लस बी। फिर से आप लोग ये वाले फॉर्मूले पे ध्यान देंगे, a प्लस बी का होल क्यूब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है कि a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है, ठीक है। या फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, क्या 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले होते हैं a प्लस बी का होल क्यूब का। चलिए अब देखिए a माइनस बी का होल क्यूब का क्या होता है कि देखिए a माइनस बी का होल क्यूब भी उसी तरीके से होता है जैसे a प्लस बी का होल क्यूब होता है। तो इसके बारे में अधिक आप लोगों को यहाँ पे नहीं जानना। अब देखिए यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसको मैं आप लोगों को खास तरीके से खास तौर पर बता रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पहले तो ये इन तीनों का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। उसके बाद क्या होता है 2 इंटू एक्स वाई 2 इंटू वाई जेड 2 इंटू एक्स जेड होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। यहाँ पे और सारे फॉर्मूले आप लोग को मैं दे दिया हूँ इस जगह पे, तो इसको आप लोग पीडीएफ के थ्रू भी देख सकते हैं वीडियो के एंड में। चलिए अब देखिए इसको आप लोग किस तरीके से यहाँ पर से अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आप लोग को यहाँ पे बता दिया हूँ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूले में मैं क्या बताने वाला हूँ आप लोग को। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में और ये अप्रॉक्स 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ कहीं कहीं यूज में आ जाते हैं। घात और मिस्टेक है यहाँ पे, घात होगा, ठीक है ना। घात और घातांक से संबंधित फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। अगर p रेस्ट टू द पावर ऑफ m मल्टीप्लाई बाय p रेस्ट टू द पावर ऑफ n। देखिए यहाँ पे बेस हम लोग का क्या है, सेम है। तो आई होप ये वाले फॉर्मूले सबको लर्न ही होंगे, ठीक है ना। तब पर भी मैं एक बार बता देता हूँ, अगर किसी भी चीज़ का, ठीक है ना, बेस अगर किसी भी यहाँ पे अगर घातांक के क्वेश्चन आप लोग से सॉल्व कर रहे हैं तो अगर बेस सेम हो, अगर पावर अलग अलग हो, ये पावर हम लोग का क्या अलग अलग है, बेस सेम है तो क्या हो जाता है, तो बेस रह जाता है और उसके ऊपर पावर का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है, ठीक है। और इसको कैसे याद रख सकते हैं आप लोग, इसको याद रखने का और भी एक तरीका, अगर बेस सेम हो, ठीक है, बेस सेम हो, अगर वो मल्टीप्लाई में हो, बेस सेम हो मल्टीप्लाई में, तो क्या होता है, इसका पावर का एडिशन हो जाता है, ठीक है। और अगर बेस सेम हो, क्या बोला जा रहा है, अगर बेस सेम हो और ये डिवीजन में हो, किस चीज़ में हो, डिवीजन में हो, तो इसके पावर का यहाँ पे क्या हो जाता है, बताइए आप लोग, तो इसके पावर का यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो मैं अभी तक मैं आप लोगों को क्या क्या बताया, आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि
पी रेस्ट टू द पावर ऑफ एम, क्या बोला जा रहा है कि p रेस्ट टू द पावर ऑफ m इंटू पी रेस्ट टू द पावर ऑफ n हो तो p रेस्ट टू द पावर ऑफ m प्लस n हो जाता है। और यहाँ पे डिवीजन का साइन है, किस चीज़ का साइन है आप लोगों का, डिवीजन का साइन है कि p रेस्ट टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाय p रेस्ट टू द पावर ऑफ n, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में आ जाता है। अगर ये इस फॉर्म में हो तो दोनों का क्या होता है, दोनों का जो स्क्वायरिंग फॉर्म होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है। और अगर p रेस्ट टू द पावर ऑफ माइनस m हो तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/p रेस्ट टू द पावर ऑफ m लिख सकते हैं, ठीक है ना। और p रेस्ट टू द पावर ऑफ 1 तो p होता है और p रेस्ट टू द पावर ऑफ 0 क्या हो जाएगा, अगर किसी भी कॉफिशिएंट किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन के ऊपर में अगर 0, ठीक है, इसका पावर 0 हो तो इसका क्या होता है, वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी तक मैं आप लोगों को 3 चैप्टर टोटल का टोटल कंप्लीट करवा चुका हूँ, ठीक है ना। सो अभी तक मैं टोटल 3 चैप्टर आप लोगों का खत्म हो चुका। अब यहाँ पे समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट होने वाला है। तो मैं आप लोगों को इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में सिंपल में बताते जाऊँगा और आप लोग उसको फटाफट रिकॉल करते जाएंगे कि एपी का जो प्रथम पद होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, A1 कहते हैं, और दूसरे पद को A2 कहा जाता है। और इसी तरीके से जब वो n पद तक जाते रहता है तो उसको AN कहा जाता है और इसका सार्वंतर को D कहते हैं। अगर किसी भी प्रथम पद में अगर D को जोड़ते जाए तो हमारा क्या मिलते रहता है, उसकी आगे की पद मिलती रहती है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है कि nवां पद हमारा क्या होता है, तो an इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस एन माइनस वन इंटू डी होता है, क्या होता है, a माइनस एन माइनस वन इंटू डी होता है an के लिए। nवां पद के लिए हमारा फॉर्मूला an इज इक्वल टू a माइनस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है। अब देखिए AP के प्रथम n पदों का योग, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एपी के प्रथम n पदों का योग क्या होता है, एस एन इक्वल टू क्या होता है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, n माइनस वन इंटू डी होता है, यही होता है ना आप लोग का। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लेना है। और क्या बोला जा रहा है कि एस एन इक्वल टू यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग कि एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन होता है, या एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस आई होता है, जहाँ ए क्या हमारा प्रथम पद है, जहाँ ए क्या प्रथम पद और आई क्या है अंतिम पद होता है। आई क्या होता है, अंतिम पद होता है। ए हमारा प्रथम पद, आई हमारा अंतिम पद। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर है, ये वाला फॉर्मूला आप लोग को लर्न हो गया, याद हो गया फिर से। ऐसे तो आप लोग ये सारे के सारे फॉर्मूले पहले से भी याद कर चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे फिर से आप लोग को एक बार इसको रिकॉल करते जाना, दोहराते जाना है। चलिए ये वाला भी चैप्टर आप लोग का खत्म हो गया। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर क्या, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आप लोगों को पता होगा, इसमें मैं कुछ सिंपल सी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, जैसे कि चतुर्थांश का चिन्ह के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है ना, कि चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, क्वाड्रेंट के बारे में। तो आप लोग ध्यान से समझेंगे, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग फटाफट समझते जाएंगे। ये हो गया हमारा चतुर्थांश, ठीक है, ये क्या होता है, एक्स होता है, ये हमारा एक्स डैश होता है, और ये हो गया वाई, और ये वाई डैश होता है, ठीक है ना। तो सबसे प्रथम पाद में प्रथम पाद हमारा कौन सा होता है, ये होता है हमारा फर्स्ट वाला होता है। इसमें क्या क्या आता है हमारा, तो प्लस, और प्लस किसके अंदर आता है, प्रथम पाद के अंदर आता है। और द्वितीय में क्या था, मतलब सेकेंड वाला में क्या क्या आता है हमारा, तो सेकेंड में आता है निगेटिव, माइनस, और फिर क्या आता है, प्लस आता है, माइनस और प्लस आता है। और तीसरे वाले में क्या आता है, थर्ड वाले में आता है माइनस और माइनस आता है, और फोर्थ वाले में प्लस और माइनस आता है। यही चार आते हैं ना चतुर्थांश के चिन्ह में। तो इसके बारे में यहाँ पे देखिए, इसी को यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है, और क्या कहते हैं फिगर में इस तरीके से ड्रॉ कर दिया गया। तो फिगर के थ्रू आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, दूरी सूत्र क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पूरे के पूरे एग्जाम में। दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर, आप लोग को तो ऐसे भी पहले से लर्न होना ही चाहिए ये वाला फॉर्मूला। चलिए एक बार फिर से बोलेंगे कि दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कि मध्य बिंदु का सूत्र, किस चीज का, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2/2 इंटू y1, या फिर कॉम ब्रैकेट दे करके y1 प्लस y2/2 होता है। ये होता है अपना मध्य बिंदु का सूत्र होता है, जैसे इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका था विभाजन सूत्र का फॉर्मूला। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है विभाजन सूत्र का। देखिए आपके लिए कितना बेस्ट कंटेंट यहाँ पर लेकर के आया गया है, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू m1 m इंटू x2 प्लस n इंटू x1/m प्लस 1 होता है विभाजन सूत्र का फॉर्मूला x इक्वल टू। और y इक्वल टू क्या होता है, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1/m प्लस n होता है। तो ये आपका विभाजन सूत्र का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल अगर निकाला जाए तो हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस
x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू होता है। ये आपका ट्रायंगल का फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला को अच्छे से आप लोग लर्न करेंगे। चलिए एक बार फिर से मेरे साथ साथ फिर से एक बार आप लोग दोहराएंगे इस चीज़ को कि ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि 1/2 गुना x1 गुना y2 माइनस वाई थ्री प्लस x2 गुना y3 माइनस वाई वन प्लस x3 गुना y1 माइनस वाई टू होता है। ठीक है, तो चलिए ये फॉर्मूला आप लोगों को लर्न हो चुका होगा। अब चलिए नेक्स्ट, अभी तक आप लोगों ने 5 चैप्टर आप लोग अभी तक खत्म कर चुके हैं। अब देखिए आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में आ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसे भी आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए एक बार इसको फटाफट यहाँ पर से स्टार्ट करते जाएंगे कि समकोण त्रिभुज के 3 भुजाओं एवं कोणों का अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुजों के तीनों भुजा एवं कोणों का जो अध्ययन होता है वही हमारा त्रिकोणमिति कहलाता है। जिसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, और 90 डिग्री के सामने सबसे खड़ी भुजा लंब होती है, और शेष हमारा क्या होता है? आधार कहलाता है। तो इसके बारे में तो आपको पहले से ही पता होगा। चलिए अब आगे देखिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है कि साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, कि साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में हम लोग कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका है। तो आप लोग ध्यान से समझेंगे कि पहले मैं यहाँ पे कोई एक ट्रायंगल बना लेता, समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है ना, और कंसीडर कर लेता हूँ कि हमारा ये वाला एंगल क्या है? थीटा है। ठीक है, इस एंगल को मैं थीटा कंसीडर कर ले रहा हूँ। और अब देखेंगे साइन थीटा के लिए क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, देखिए साइन थीटा के लिए मैं सबसे पहली बात तो साइन थीटा के लिए लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, p/s थीटा की ओर से आप लोग देखेंगे उसके सामने का भुजा कौन सा होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? p हो जाएगा, और ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा h। ठीक है, इसके बारे में तो आप लोग को पता ही होगा, और ये हमारा ब्रेथ हो जाएगा। तो इसी बेसिस पे आप इस फिगर के बेसिस पे पूरे के पूरे चीज़ को आप लोग लर्न कर सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है आप लोग का? साइन थीटा इक्वल टू p/h होता है, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण b/h होता है, और टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार p/b होता है, कॉट थीटा आधार बटे लंब b/p। अब देखिए ये तीन आप लोग को अगर फॉर्मूला लर्न हो तो इन तीनों का उल्टा कर दीजिए। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉसेक हो जाएगा। अगर साइन b/h तो कॉसेक h/p हो जाएगा। अगर कॉस होता है b/h और तो उसका सेक का क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा, उसका उल्टा तो h/b हो जाएगा। टेन होता है p/b तो इसका कॉट का क्या हो जाएगा? b/p हो जाएगा। मतलब अगर ये तीन फॉर्मूला लर्न है आप लोगों को साइन कॉस और टेन का, तो उसके बाद कॉसेक सेक और कॉट तो इसी तरीके से आप लोग को लर्न हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि उसका उल्टा कर देना, उसका अपोजिट कर देना है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आप लोग का ऑब्जेक्टिव में, ये अधिक आ जाता है कि त्रिकोणमिति अनुपातों के बीच संबंध क्या होता है। तो आप लोग फटाफट ध्यान से देखेंगे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 होता है, और साइन थीटा अगर इसको चेंज कर दिया जाए तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/कॉसेक थीटा। अगर एक फॉर्मूला आप लोगों को लर्न है तो उससे 2-3 फॉर्मूला आप लोग बना सकते हैं। उसी तरीके से जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? 1 होता है। और इन्हीं 3 फॉर्मूले से आप लोग अलग अलग 2 टाइप्स के और फॉर्मूले बना सकते हैं, जैसे कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1/सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। तो इस तरीके के फॉर्मूले से आप लोग बना सकते हैं। और 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये 2 फॉर्मूले को आप लोग अच्छे से फटाफट लर्न करते जाएं। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, ये तो आप लोग को लर्न होगा, ये टेबल ये लर्न होना चाहिए। ये टेबल किस तरीके से बनाया गया है, तो साइन थीटा के लिए क्या होता है? 0 होता है। साइन थीटा का 0 डिग्री का वैल्यू 0, 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। उसके बाद साइन 90 डिग्री भी आता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग, ये वाला टेबल आप लोग को फटाफट लर्न होना चाहिए। कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, और कॉस 45 डिग्री 1/2, कॉस 60 डिग्री क्या होता है? 1/2 होता है। ये होता है ना। और उसके बाद देखेंगे आप लोग ध्यान देंगे कि टेन का क्या होता है? फिर टेन 0 डिग्री 0 हो गया, टेन 30 डिग्री 1/√3, टेन 45 डिग्री 1, टेन 60 डिग्री √3 होता है। और कॉट 0 डिग्री परिभाषित इन तीनों का क्या कर देना है? उल्टा कर देना है। तो सिंपल सा है, आप लोग इसको फटाफट से ओवरव्यू कर सकते हैं। चलिए यह इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे फिर आप लोग को ध्यान देना है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा। अगर ये 3 फॉर्मूला लर्न है तो फिर आपका यहाँ पे उसी तरीके से हो जाएगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? तो सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। तो देखिए आप लोग को एक जगह पूरा का पूरा फॉर्मूला दिया जा रहा है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, मतलब कि अगर 1 + tan स्क्वायर थीटा पूछ लिया जाए तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। देखिए ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आ चुका आप लोग का। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। 1
प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं फटाफट आप लोगों को। देखिए अब आपका यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री भी टोटल का टोटल खत्म हो चुका। अब आप लोग का यहाँ पर से स्टार्ट हो रहा है क्षेत्रमिति का पूरा क्षेत्रमिति। देखिए तो फटाफट से आप लोग को यहाँ पे ध्यान देते जाना कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पहले से ही पता होगा, पाई डी स्क्वायर बाय 4 भी होता है। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है रूट अंडर क्षेत्रफल होती है। और वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल यहाँ पे पूछा जा रहा है। वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, ध्यान देंगे वलय का क्षेत्रफल है तो पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल का आर स्क्वायर, मतलब बड़ी त्रिज्या का स्क्वायर घटा छोटी त्रिज्या वाली आर होती है। अब क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट की अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है पाई आर प्लस 2r, पाई इंटू आर प्लस 2r होती है। तो इसको फटाफट पूरा का पूरा अभी का अभी आप लोग इसको लर्न करेंगे। और वैसे स्टूडेंट जिसको नहीं पता है इन सभी फॉर्मूले के बारे में तो फटाफट इसको अभी का अभी लर्न करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे क्या होता है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू क्या होता है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, किसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। और चाप की लंबाई थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, और त्रिज्यखंड की परिमिति क्या होती है 2r प्लस पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री होती है, त्रिज्यखंड की परिमिति होती है। तो ये फॉर्मूला फटाफट आप लोग लर्न करते जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पहले अभी क्या देख रहे थे वलयाकार क्षेत्रफल देखे थे, ठीक है। अब देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 इंटू साइन थीटा आर स्क्वायर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। बेलन का आयतन क्या होता है बोलिए, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इस फॉर्मूले को अच्छे से लर्न करेंगे। अब देखिए जितने भी सारे हैं, अब देख रहे हैं शंकु का आयतन पूछा जा रहा है। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, और गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये फटाफट आप लोग इसको लर्न करते चले। अब नेक्स्ट क्या गोला का आयतन। देखिए पूरा का पूरा क्षेत्रमिति का आप लोग को यहाँ दिखाया जा रहा है। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोलीय शेल का आयतन क्या होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ मिस्टेक हो जा रहा है त्रिभुजा लिखा गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a/4b a/4b इंटू √4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ तक, मतलब कि ये वाला तो आप लोग कर ही ले। अब ये फिर इंपॉर्टेंट है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ये तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। चलिए अब घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब हो गया। घन का आयतन क्या हो गया भुजा क्यूब। घन का परिमाप 4a स्क्वायर होता है। आयतन का परिमाप क्या होता है आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। आयत का विकर्ण √अंडर लंबाई प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, √अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है। और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा होता है, ये तो आप लोग को पहले से ही पता होगा। अब क्या वर्ग का क्षेत्रफल फिर भुजा का स्क्वायर, वर्ग का विकर्ण क्या होता है 1 गुना मतलब भुजा गुना √2 इंटू भुजा होता है, वर्ग का विकर्ण होता है, ठीक है। तो इन सारे फॉर्मूलों को फटाफट आप लोग लर्न करेंगे, ठीक है ना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए। अब देखिए आप लोग का यहाँ पे क्षेत्रमिति भी खत्म हो गया। अब आप लोग का यहाँ पे लास्ट चैप्टर आ गया स्टैटिक मीन्स क्या होता है सांख्यिकी का फॉर्मूला। सांख्यिकी तो सिंपल सा है, इसमें भी मैं इंपॉर्टेंट आप लोग को बताते जाऊँगा। माध्यिका का फॉर्मूला देखिए पूरा का पूरा आप लोग किस वे में आप लोग को यहाँ पर लाया गया कि माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है। अब इसमें आई क्या है एन क्या है टोटल का टोटल बताया गया। माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। माध्यिका का फॉर्मूला क्या आप लोग को लर्न है। माध्यिका का फॉर्मूला क्या आप लोग को लर्न है पहले से बता सकते हैं। हाँ तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है माध्यिका बराबर होता है क्या होता है माध्यिका का बराबर L + n/2 क्या होता है L + n/2 माइनस CF इंटू CF बटे F इंटू H होता है। अब देखिए L क्या हमारा माध्यिका की वर्ग की निम्न सीमा है, N क्या प्रेक्षकों की संख्या है, और CF क्या मध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। अब जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व किएंगे तो इन सभी के बारे में आप लोग को पता होगा। तो मैं तो सिर्फ यहाँ पे आप लोग को क्या कहते हैं फॉर्मूला का रिविजन करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको फटाफट लर्न करते जाना क्या क्या होता है। अगर अभी तक आप लोग ये सब नहीं किए तो कर लें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइम में फॉर्मूला ही पूछा जाता है। आप लोग को टोटल का टोटल कितना ऑब्जेक्टिव आएगा 100 ऑब्जेक्टिव आएगा,
उसमें से 50 आप लोग को बनाना है, यही है ना, यही ट्रेंड आप लोग का चल रहा है। तो 100 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग को कितना क्वेश्चन देगा, फॉर्मूला ही उसमें अधिक से अधिक होगा। तो फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले भी मैं बताया आप लोग को वो फटाफट लर्न करें। ट्रिग्नोमेट्री का हो गया, और फिर मेंसुरेशन में क्षेत्रमिति का हो गया, और स्टैटिक ये सांख्यिकी वाला चैप्टर, ये सब का फॉर्मूला फटाफट लर्न करते जाएं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और देखिए एग्जाम में जब आप लोग 100 क्वेश्चन बनाने बैठे ना, तो सबसे पहले उन क्वेश्चन को बनाते चले एक ही बार में, जो क्वेश्चन आपको परफेक्टली आ रहा हो, ठीक है ना। और जो बीच में नहीं आ रहा होगा तो उसको गैप कर सकते हैं। फटाफट आप लोग 100 में से 50 ही बनाना है, तो फटाफट जो बन रहा है उसको सिर्फ और सिर्फ बनाना है ना। और जो नहीं बन रहा है उसके बाद अगर 50 अगर पूरा का पूरा नहीं हुआ आपका एक बार बनाने के बाद, तो फिर आप उस क्वेश्चन पे दिमाग लगाएंगे जो आपको हल्का से थोड़ा अधिक आता होगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है बहुलक बराबर। बहुलक बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला आपका टोटल का टोटल है। तो ये सब फॉर्मूला आप लोग का इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आप लोग अच्छे से लर्न कर सकते हैं। आप लोग को PDF लिंक में दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। तो उस लिंक के माध्यम से आप लोग इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। माध्य बराबर क्या होता है, समेशन ऑफ x बटे n हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, समेशन ऑफ x बटे n हो जाता है। माध्य बराबर क्या होता है, अवलोकन का कुल योग बटे अवलोकन की कुल संख्या हो जाती है माध्य बराबर। उसी तरीके से अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है स्टैटिक के बाद प्रोबेबिलिटी का चैप्टर। अब देखिए PA प्लस P डैश, PA प्लस PA डैश क्या होता है, एक होता है जहाँ A कोई घटना है तथा A डैश इसकी पूरक घटना है। ये चैप्टर क्या होता है ना कि बहुत स्टूडेंट छोड़ देते हैं, क्योंकि ये सबसे लास्ट वाला चैप्टर होता है। सबको लगता है इस चैप्टर तो ये चैप्टर आसान है, बट इस चैप्टर से जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं बहुत टफ होते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत कम बच्चे पढ़ के जाता है। तो फटाफट लास्ट टाइम में, इसलिए मैं लास्ट टाइम में आप लोगों को इन सारे चैप्टर का फॉर्मूला लेकर के आऊँ, क्योंकि फॉर्मूला से ऑब्जेक्टिव अधिक पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग को पूरा का पूरा फॉर्मूला लर्न होना ही चाहिए। क्या बोला जा रहा है कि PA प्लस PA डैश इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है जहाँ A कोई घटना तथा A डैश इसकी पूरक घटना है। घटना के अनुकूल संयोजकता क्या होता है, E इक्वल टू PE अनुपात PE डैश हो जाता है। घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात क्या होता है कि E इज इक्वल टू PA डैश PE डैश बटे P हो जाता है। यदि घटना के अनुकूल संयोगानुपात क्या होता है, A अनुपात B हो, तो PE बराबर क्या होता है, A बटे A प्लस B हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला दिया गया आप लोगों को, ठीक है ना, सिंपल सारा टोटल का। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है कि PA यूनियन B यूनियन C बराबर क्या होता है, PA प्लस PB प्लस PC माइनस PA इंटरसेक्शन B माइनस PB इंटरसेक्शन B। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको भी आप लोग फटाफट लर्न कर ले अभी का भी। तो टोटल आप लोग का यहाँ तक टोटल का टोटल फॉर्मूला था। तो आप लोग को मैं क्लास 10th से रिलेटेड जितने भी सारे क्लास 10th में एग्ज़ाम से रिलेटेड, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले थे मैं आप लोग को टोटल का टोटल बता चुका हूं। और आप लोग इन सारे फार्मूले को जब टोटल का टोटल ये पूरे वीडियो अगर आप लोग अभी तक देख चुके हैं, तो उसके बाद PDF पे जो डिस्क्रिप्शन में जाएँ और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोग को इस वाले वीडियो से क्या क्या फ़ायदा मिले, ठीक है ना। क्योंकि लास्ट टाइम में ऐसे वीडियो आप लोग को चाहिए था, ताकि पूरा का पूरा फार्मूला आप लोग को पता चल सके। और वैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को जिसको तो फार्मूला के बारे में पता ही नहीं होगा, और अगर कुछ आप लोग मिसमैच कर देंगे फार्मूला, अगर आप लोग को याद नहीं होगा, तो इस वीडियो के थ्रू आप लोग को पता चल गया होगा। और डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर से इस वीडियो PDF के इस वाले वीडियो का जो कंटेंट में दिया था आप लोगों को, उसका PDF का लिंक मिलेगा, वहाँ पर से जाकर के डाउनलोड करना और फिर पढ़ना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कैसा लगा आप लोग को वीडियो। तो विश यू ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। तो पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।